गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 16th और 17th ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट? किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक की रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित करी है? तो इसको प्रकाशित किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने, जो कि काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बेसिकली इन्होंने ज्वाइंट रिपोर्ट पब्लिश की है फॉर द ईयर्स 2020, 21 और 2021-22। और इस रिपोर्ट की हेल्प से ये डिफरेंट जो स्कूल्स हैं या जो हमारा स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके, और उसके बाद ये एक इंडेक्स इस्टेब्लिश करते हैं अपनी थॉरो एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो इन्होंने 2020 से 21 में 742 डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रेड किया था और 2021 से 22 में 748 डिस्ट्रिक्ट्स को कंसीडर किया था। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा इस रिपोर्ट को कौन सी मिनिस्ट्री पब्लिश कर सकती है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज रिवाइज करेंगे जो आजकल न्यूज़ में है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने हाल ही में ऑफिशियली प्रेजेंट की है इनॉग्रल रिपोर्ट इन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया नाम की रिपोर्ट किस मिनिस्ट्री ने जारी करी, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है रिपोर्ट फिश डिजीज एप्लीकेशन। किस लिए? फार्मर्स, फिश हेल्थ एक्सपर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि रिपोर्ट फिश डिजीज नाम का एप्लीकेशन किस मिनिस्ट्री ने जारी किया, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसके अलावा गाइडलाइंस फॉर रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग फ्रेमवर्क, इसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। ठीक है, और इसकी हेल्प से ये इंश्योर किया जाएगा कि सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहे कंट्री की ग्रोथ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ताकि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसको मीट कर सकें एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। और इन सब चीज़ों के अलावा यूरिया सब्सिडी स्कीम भी आजकल न्यूज़ में थी, और यूरिया सब्सिडी स्कीम किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। और किस वजह से न्यूज़ में थी, क्योंकि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये अप्रूवल दे दिया है कि इस स्कीम को अभी कंटिन्यू किया जाएगा ताकि कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ यूरिया बना रहे फार्मर्स के लिए, फार्मर्स तक एक जो अमाउंट उन्हें चाहिए यूरिया का वो लगातार पहुंचता रहे। ठीक है, तो यूरिया सब्सिडी स्कीम भी आजकल न्यूज़ में थी और ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। विच स्पेस एजेंसी हैज आइडेंटिफाइड द फार्देस्ट एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल इन अ गैलेक्सी नेम्ड एज सीर्स 1019? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सीर्स 1019 नामक आकाश गंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहचान हाल ही में करी है? तो इसकी पहचान करी है नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, और इसी के साथ ये फार्देस्ट एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल पाया गया। ठीक है, और कौन सी गैलेक्सी में ये ब्लैक होल मौजूद है, तो आंसर है सीर्स 1019, जो कि पिछले 570 मिलियन ईयर से सर्वाइव कर रहा है सिंस द बिग बैंग। ठीक है, बस याद रखिएगा कि नासा ने ये डिस्कवर किया है कि फार्देस्ट एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है एक गैलेक्सी में जिसका नाम है सीर्स 1019। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कॉम्पटन बेल्कोविक, जो कि एक तरह का वोल्केनिक कॉम्प्लेक्स है, यह किस सेलेस्टियल बॉडी की फार साइड में, मतलब दूर की साइड में मौजूद है, तो हाल ही में एक सिग्निफिकेंट ग्रेनाइट फॉर्मेशन पाया गया। कहाँ पे? एंशियंट ल्यूनार वोल्केनो पे, जिसका नाम है कॉम्पटन बेल्कोविक। और इसी के साथ ये क्लियर होता है कि वोल्केनिक एक्टिविटी कभी ना कभी ज़रूर हुई थी मून के फार साइड में। ओके, और इसी के साथ ये वाला पॉइंट भी मजबूत होता है कि जो पास्ट वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं मून के फार साइड में वो रियल हैं। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कॉम्पटन बेल्कोविक एक वोल्केनिक कॉम्प्लेक्स है जो कि लोकेटेड है मून के फार साइड में। राइट, इसके अलावा इसरो ने अपना कौन सा व्हीकल किसी प्राइवेट सेक्टर को देने का डिसाइड कर लिया है? तो इसरो ने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि ये हैंड ओवर कर देंगे अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को टू द प्राइवेट सेक्टर,
और SSLV का एम क्या होता है? ऑन डिमांड सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, कितने वेट तक के? 500 kgs तक के, कहाँ पे? इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। तो बस आपको याद रखना है कि अब इसरो ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था इनका, इसको ये हैंड ओवर करने जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज 20 years ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग डेटा? किस संस्था ने बाल तस्करी डेटा के 20 वर्ष शीर्षक नाम की एक रिपोर्ट हाल ही में जारी करी है? तो ये रिपोर्ट जारी करी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने, और इसमें इन्होंने बताया कि मोर देन 50% ऑफ जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स थे उनको इधर उधर किया गया, मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गई उनके अपने ही कंट्रीज के अंदर। ठीक है, मतलब नेशनल लेवल पे ये ट्रैफिकिंग देखी गई, इंटरनेशनल लेवल पे 50% बाकी की थी। तो बस आपको ये याद रखना है कि 20 years ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग डेटा नाम की रिपोर्ट जारी करी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 2023 की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की यहाँ पे बात करें तो इसको रिलीज किया था कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने OPHI के साथ मिलके। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, इन दोनों ने ज्वाइंटली मिलके ये रिपोर्ट जारी करी थी। तो UNDP की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसी वजह से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा फोर्ब्स की जो भी लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फोर्ब्स ने हाल ही में 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट जारी करी, जिसमें इन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे रखा था डियाने हैंड्रिक्स को। और इंडिया से अगर बात करें तो इसमें 4 लेडीज मौजूद हैं। इसमें फर्स्ट नाम है जयश्री उल्लाल का। जयश्री उल्लाल की रैंक थी 15th, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड वुमेन है इसमें इंदिरा नुई, जिनकी रैंक थी 77th। थर्ड पे पोजीशन पे थी नेहा नारखेड़े, और नेहा नारखेड़े की ओवरऑल रैंक थी 50th। और फोर्थ पोजीशन पे हैं नीरजा सेठी, और नीरजा सेठी की रैंक थी 25th। ठीक है, तो ये 4 लेडीज़ हैं जो कि इस लिस्ट में फीचर हुई हैं, और फर्स्ट पोजीशन पे थी डियाने हैंड्रिक्स। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि अब ये अनाउंस हो चुका है कि इंडिया बहुत जल्द US को सरपास करके दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी 2075 तक। और ये किसने बताया है? हमने आपने नहीं बताया है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जितना बड़ा नाम होता है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, उतनी ही ज़्यादा उसका कोई भी डेटा या फिगर या रिपोर्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो याद रखना है आपको कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी 2075 तक। विच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन समिट इन 2023? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर ने की है? तो ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो कि हुई लंदन में कब? 7 जुलाई को, मैरीटाइम नेशंस ने अनाउंस किया है कि एक इन्हांस स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी ताकि हम अपने नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को अचीव कर सकें। कब तक? 2050 तक। ठीक है, इसमें हर कंट्री के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस को भी कंसीडर किया जाएगा। तो जो इनका एग्रीमेंट है ये बाकी सारी कंट्रीज ने भी अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया इस समिट को? आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और यहाँ पे समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो फर्स्ट है G20 की फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, जिसके लिए होस्ट स्टेट है गुजरात। ओके, सेकेंड है थर्ड शेरपास की मीटिंग G20 के अंडर में, और इसके लिए वेन्यू रखा गया हम्पी कर्नाटका स्टेट का। फिर थर्ड है G20 की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन समिट, जिसके लिए वेन्यू रखा गया था गोवा। इसके अलावा इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो कॉन्फ्रेंस है उसके लिए वेन्यू कौन सा है? मेघालय स्टेट। राइट, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन हैज फॉर्म्ड एक्सपर्ट पैनल्स फॉर एनहांसिंग द सर्वे प्रोसेस इन इंडिया? भारत में सर्वेक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किस संस्था ने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने फॉर्म किया है ये 5 एक्सपर्ट कमिटीज़ को, ताकि ये एग्जामिन कर सकें उन मेथड्स को कि किस तरह से हम सर्वे प्रोसेस को और ज़्यादा इन्हांस करें और जो डेटा क्वालिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करें इंडिया के अंदर। ठीक है, और इस कमिटी ने डिफरेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को वेरियस एस्पेक्ट पे। लाइक इन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करिए सर्वेज में,
इसके अलावा सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में इन्होंने बताया, फिर डेटा कलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में बात करी और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने इन एक्सपर्ट पैनल्स को क्रिएट किया है ताकि वो अपने सर्वे प्रोसेस को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें। देखिए, इसके अलावा हाल ही में जो रिमेन्स हैं विल्सन्स लिटिल पेंगुइन के, ये किस कंट्री से हमें मिले हैं आपको ये बताना है। तो साइंटिस्ट ने हाल ही में 2 फॉसिल डिस्कवर की है इस पर्टिकुलर स्पेशीज़ की, कहाँ से, न्यूजीलैंड कंट्री से, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कभी ना कभी न्यूजीलैंड में लाया करते थे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पेंगुइन्स हैं ये स्मॉलेस्ट नॉन एक्सटिंक्ट पेंगुइन स्पेशीज़ हैं, ठीक है। तो इनके फॉसिल हमें हाल ही में न्यूजीलैंड कंट्री से मिले हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि साइंटिस्ट ने हाल ही में ये पता लगाया है कि फॉस्फीन फॉर्म होता है वीनस के प्लैनेट पे, ठीक है। और इसी की वजह से ये हो सकता है कि वीनस पे कभी ना कभी लाइफ सेट हो सके। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन इन विच प्लैनेट, तो आंसर हो जाएगा वीनस। Which country's court ruled that a thumbs up emoji sent via text message can be considered as a consent to a contract? किस देश की अदालत ने फैसला सुनाया है कि टेक्स्ट संदेश के माध्यम से भेजे गए अंगूठे वाले इमोजी को अनुबंध के लिए सहमति माना जा सकता है। ये आपने शुरू में ही देखा होगा, इमेज लगी थी इस थम्स अप की। और हाल ही में एक हियरिंग के दौरान कनाडा की कोर्ट ने ये रूल किया है कि थम्स अप इमोजी अगर भेजा जा रहा है टेक्स्ट मैसेजेस में तो उसको कंसर्ट के तौर पे ही, मतलब हामी के तौर पे ही कंसीडर किया जाएगा किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ये किसने कहा है, आंसर है कनाडा कंट्री ने। इसके अलावा आपको याद रखना है कि गिफ्ट निफ्टी जो है ये पहला क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव है जो कि कनेक्ट करेगा कैपिटल मार्केट्स को इंडिया और सिंगापुर की। फिर कौन सी कंट्री चौथी कंट्री हो चुकी है जिसने साइन किया है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप डील को, तो ये कंट्री है सेनेगल, ठीक है। और रेस्ट 3 कंट्रीज ऑलरेडी कौन सी थी इसमें, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड वियतनाम, ओके। फिर इसके अलावा वर्ल्ड माइनिंग कॉन्फ्रेंस 2023 के लिए वेन्यू क्या रखा गया था, आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मुकरा इज अ मॉडल विलेज सिचुएटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? मुकरा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक आदर्श गांव है? मुकरा एक मॉडल विलेज है जो कि लाई करता है तेलंगाना के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। किस वजह से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसने हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन अचीव किया है। और क्या है वो डिस्टिंक्शन, ऑफ बीइंग द फर्स्ट हैबिटेशन इन द स्टेट टू हैव 100% इंश्योरेंस कवरेज। मतलब ये पहला विलेज हो चुका है पूरे स्टेट में जिसमें वहाँ के रहने वाले लोगों के पास 100% इंश्योरेंस कवरेज है। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट अवार्ड्स भी जीते हैं, लाइक नेशनल लेवल पे जो ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष अवार्ड है ये इन्होंने जीता था, जिसमें कि कैश इंसेंटिव भी मिलता है 50 लाख रुपए का। फिर इसके अलावा इस विलेज को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान भी दिया गया था। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। साथ ही बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इसने जीता था और स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जीता था 2020 में, ठीक है। तो सिंपली बस याद रखिएगा मुकरा एक मॉडल विलेज है जो कि लाई करता है तेलंगाना स्टेट में। इसके अलावा अगर हम माना की बात करें, कुछ दिनों पहले माना विलेज भी न्यूज़ में था, इसको क्योंकि रीनेम कर दिया गया है एज फर्स्ट इंडियन विलेज, ओके। और पहले माना को हम लास्ट इंडियन विलेज के नाम से जानते थे। माना कहाँ पे लाई करता है, आंसर है उत्तराखंड स्टेट में। फिर इसके अलावा याद रखना है आपको कि मोढेरा जो है ये इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज है, ठीक है। फिर कौन सा विलेज है जो इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन चुका है, तो ये है कुंबालंगी। और कुंबालंगी लाई करता है केरला स्टेट में। यहाँ पे अब एक भी सैनिटरी नैपकिन आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि सब लोग ज़्यादातर मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह यूज़ करते हैं। और मोढेरा जो है ये कहाँ पे लाई करता है, तो आंसर है गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट है विच स्टेट इज सेट टू प्लेस ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इन ऑल द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स? कौन सा राज्य सभी सरकारी भवनों में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लगाने के लिए तैयार है? ये क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह से शॉक मशीन आप कह सकते हैं ये होता है। और इसको यूज़ किया जाता है जब भी कभी पेशेंट को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है पेशेंट का, तो इस मशीन को पेशेंट के हार्ट के बहुत पास रखा जाता है ताकि इमीडिएट शॉक को एडमिनिस्टर या टैकल किया जा सके, ठीक है। तो यूपी की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस शॉक मशीन को हर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में लगाया जाएगा ताकि जो भी ऐसे
कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके, ठीक है। तो ऐसा करने वाला स्टेट कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। देखिए इसके अलावा हाल ही में तमिलनाडु का एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिल चुका है और ये है ऑथुर बेतिल लीव्स, ओके। और तमिलनाडु में 2 प्रोडक्ट और हैं जिनको इसी साल जीआई टैग मिला है। इसमें पहला है कंबम ग्रेप्स, ये ग्रेप्स की एक वैरायटी है, और सेकेंड प्रोडक्ट है मना मदुरई पॉटरी, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को जीआई टैग ऑलरेडी मिला था और अब ये तीसरा प्रोडक्ट है तमिलनाडु का। फिर तमिलनाडु की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे पहला इनका फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है और इसी के साथ ये इंडिया का 36th फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल रहने वाला है, ठीक है। फिर इंडिया की जो पहली पुलिस ड्रोन यूनिट है उसको भी लॉन्च किया गया था चेन्नई सिटी में, राइट। विच एंटिटी हैज़ बिन रिसेंटली ब्रॉट अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? हाल ही में किस इकाई को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है? तो गवर्नमेंट ने फिलहाल अपडेट कर दिया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को और इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को और इसी के साथ ये 26th एंटिटी हो चुकी है इस लिस्ट में, ठीक है। अब जीएसटीएन जो है वो प्रोवाइड करेगा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट एजेंसीज को जब भी कभी इन्वेस्टिगेशन फॉल करेगा अंडर दियर जुरिस्डिक्शन या फिर एजेंसीज कोई अगर रिक्वेस्ट करती हैं कोई इन्फॉर्मेशन इनके प्रोप से तो इन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि जीएसटी नेटवर्क को अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ले लिया गया है, फाइन। नेक्स्ट है एडगर्स रिंकेविक्स हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? एडगर्स रिंकेविक्स जिन्हें हाल ही में खबरों में देखा गया था ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये लातविया कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं और पहले के इस कंट्री में फॉरेन मिनिस्टर थे। रखिएगा इन्होंने कुछ दिनों पहले ही अनाउंस किया था कि ये गे हैं और इसी के साथ ये पहले प्रेसिडेंट हो चुके हैं किसी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एडगर्स रिंकेविक्स नए प्रेसिडेंट हो चुके हैं लातविया कंट्री के। कुछ और यहाँ पे अगर अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो डीबीएस बैंक इंडिया ने अपॉइंट किया था मिस्टर रजत वर्मा को कुछ दिनों पहले एज न्यू एमडी। फिर इसके अलावा हमारे नए चीफ ऑफ रॉ कौन बन चुके हैं? तो ये हैं मिस्टर रवि सिन्हा, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर कौन है? ये हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, फाइन। लास्ट क्वेश्चन है जस्टिन हैनिन हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वाज अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन प्लेइंग विच स्पोर्ट? जस्टिन हैनिन जिन्हें खबरों में देखा गया था ये कौन सा खेल खेलने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? ये टेनिस खेलते थे और किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने डिसाइड किया है कि वो जस्टिन हैनिन को ऑनर करेंगे अपने हाईएस्ट अवार्ड से जो कि है फिलिप चार्टियर अवार्ड। और किस लिए करेंगे? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, लाइक 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीते हैं। इसके अलावा एक ओलंपिक का गोल्ड मेडल है इनके पास। पार्टिसिपेंट थे जब बेल्जियम ने 2001 में फेड कप जीता था। फेड कप को अब क्या बोला जाता है? बिली जीन किंग कप, ठीक है। तो याद रखना है आपको जस्टिन हैनिन जो है टेनिस से एसोसिएटेड है और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने डिसाइड किया है कि वो इनको अपना हाईएस्ट ऑनर देंगे। अच्छा, जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव है इसके लिए वेन्यू क्या था? तो आंसर है उड़ीसा, ठीक है। वहीं पे अगर हम फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 की बात करेंगे तो इसको जीता है उरुग्वे कंट्री ने। किसको हरा के? तो इन्होंने हराया था इटली को, ठीक है। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो फ्रेंच ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड को हरा के। और नोवाक जोकोविच सर्बिया कंट्री को बिलोंग करते हैं और कैस्पर रूड नॉर्वे से हैं, राइट। आपको बताना है कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है और किस कंट्री को हरा के जीती है। सारे लोग अपना जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अब हम चलते हैं हमारी क्विज पे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर एज अ रिवीजन या फिर आप कह सकते हैं कि एज अ टेस्ट दिया गया है आपको। तो इसमें से जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं और जो नहीं आते तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को टैली करके वहाँ से उसको याद कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
And please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana, signing off.